हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट में आपका कोर्स है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स। उसी से रिलेटेड आपका टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स एंड फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स। तो इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो जो आपका फार्मिंग सिस्टम है, फार्मिंग सिस्टम मतलब जो आपकी कृषि प्रणाली है उसका डेफिनेशन क्या है, उसका परिभाषा क्या है। तो फार्मिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी दैट इंटीग्रेट्स डिफरेंट फार्म इंटरप्राइजेज लाइक क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड अदर्स टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी अंडर गिवन रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो जो आपका फार्मिंग सिस्टम है, जो आपका कृषि प्रणाली है, वो क्या है, एक रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। तो हम देखते हैं कि जो भी हमारा फार्म होता है उस पर बहुत सारे आपके रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो उनको कैसे मैनेजमेंट किया जाए, तो ये आपका फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। जो दिए गए रिसोर्सेज और इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, तो आपका जो फार्म होता है वहाँ पे आपकी गिवन रिसोर्सेज होते हैं और गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस में आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, आप पर यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे गेन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे ले सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब वही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी, कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेने के साथ साथ आपको सस्टेनेबिलिटी को भी कायम रखना है। मतलब सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों को आपका संरक्षण भी करना है। इसमें जैविक खेती, पानी की बचत, मिट्टी के जो संरक्षण है की दिशा में भी आपको बहुत सारे कदम उठाने होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन रखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फसल करते हैं, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन लेते हैं, उसके साथ हम लोग पशुपालन भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं, फॉरेस्ट्री भी करते हैं और दूसरी अलग अलग फार्म इंटरप्राइजेज को इंटीग्रेट करने का काम करते हैं, जिससे कि हम केवल पर्टिकुलर एक ही व्यवसाय पर निर्भर ना रह के हम बहुत सारे जो इंटरप्राइजेज हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। अब फार्मिंग सिस्टम का अगर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें आपका क्या है कि द फार्मिंग सिस्टम रिप्रेजेंट्स द इंटायर फार्म एज अ यूनिट इंक्लूडिंग। तो कहीं ना कहीं जो आपका फार्मिंग सिस्टम है, जो आपका कृषि प्रणाली है, वो क्या करता है, वो पूरे खेत को एक यूनिट के तौर पर दिखाता है, दिखाने का काम करता है, दिखाता है। इसमें आपका क्या होता है, जिसमें आपका शामिल है नंबर 1 इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो आपका फार्म है, जो आपका एक यूनिट है, तो वहाँ पे कुछ आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो उन नेचुरल रिसोर्सेज में आपका क्या है, जैसे आपका लैंड है, लैंड के बाद आपका वाटर है, क्लाइमेट है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में ज़मीन, पानी और क्लाइमेट, ये तीनों चीज़ें आपका एक ऑन फार्म, ये सारी की सारी चीज़ें आपका अवेलेबल होती हैं और इनको आपको सस्टेनेबली कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना होता है, जिससे आप भी इनका इस्तेमाल करें और जो आपकी आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी एज इट इज़ ये सारी चीज़ें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं आने वाली जनरेशन्स को मिल सकें। इसके बाद नंबर 2 पर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स आपके कौन कौन से हैं, जैसे आपके प्लांट्स हैं, आपके एनिमल्स हैं। प्लांट्स और एनिमल्स, इनको भी हम इंटीग्रेट करते हैं अपने फार्मिंग सिस्टम में। इसके बाद आपका आता है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज में आपका क्या आता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, मतलब इनमें आपका क्या आता है, इनमें आपका आता है लेबर। जो भी आपके लेबर्स होते हैं वो आपका ह्यूमन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बिना आप फार्म पे कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम अगर आपको ऑन फार्म करना है तो आप खुद तो जाके नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उनमें आप लेबर को भी इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। कैपिटल का मतलब कहीं ना कहीं पूंजी भी आपके पास होनी चाहिए अगर आप कोई इंटरप्राइजेस करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो इसके बाद आपका आता है टेक्नोलॉजी। कोई भी अगर आप काम करते हैं प्रेजेंट टाइम में, अगर आप टेक्नोलॉजी उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप उसको ईजिली नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 आता है देयर इंटरएक्शंस टू अचीव द फार्मर्स गोल्स, फूड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो थ्रू फार्मिंग सिस्टम
कहीं न कहीं किसान के लक्ष्य पाने के लिए उनकी जो कहीं न कहीं गोल होता है, जो इंटरैक्शन होता है, इंटरैक्शन कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है। तो आपको फूड प्राप्त करना है, इनकम लेना है और कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। तो इन सब चीज़ों को आप इंटरैक्ट जब तक आपस में नहीं करेंगे, तब तक आप न फूड नहीं, आप खाना भी जनरेट नहीं कर सकते हैं, इनकम भी जनरेट नहीं कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं कर सकते हैं। आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा सारी की सारी चीज़ों को। इसके बाद आपका आता है, इट फोकसेस नॉट only on crop production but also on how various farm enterprises interact and support each other for sustainable use of resources। तो जो आपका फार्मिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं यह सिर्फ फसल उत्पादन पर ही नहीं निर्भर होता है। जो आपका फार्मिंग सिस्टम है वो केवल क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं करता है। क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ ये जो आपका होता है फार्मिंग सिस्टम, इस बात पर भी फोकस करता है कि जो अलग अलग खेती की जो आपकी जो एंटरप्राइजेज हैं, जो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज हैं, कंपनियां हैं, कैसे बातचीत करती हैं और रिसोर्स के सस्टेनेबल इस्तेमाल करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करने का काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, ऑन फार्म काम कर रहे हैं, डिफरेंट इंटरप्राइजेज को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब डिफरेंट इंटरप्राइजेज जैसे हमने कहा कि आपका पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन या क्रॉप प्रोडक्शन कुछ भी आपका है, तो उसको अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं सस्टेनेबली इंटीग्रेट करें। सस्टेनेबली का मतलब आपका क्या है कि कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण भी करना है, जिससे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको आप वो जो रिसोर्सेज हैं आप एज इट इज़ देने का काम कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो जो आपका कृषि प्रणाली है, तो कृषि प्रणाली के कुछ आपके हिस्से भी होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट आपका है क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम आपका क्या होता है? क्रॉपिंग सिस्टम का आपका मतलब है कि पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स। तो पैटर्न्स एंड सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स का मतलब ये है कि आपको जो फसलें हैं, फसलों का पैटर्न, आप कैसे फसल लगाते हैं और कौन सा सीक्वेंस, आप किस फसल के बाद कौन सी फसल लगाने का काम करते हैं। तो ये जो क्रॉपिंग सिस्टम भी है, ये भी आपका एक कंपोनेंट है आपका फार्मिंग सिस्टम का। इसके बाद आपका आता है लाइव स्टॉक सिस्टम। लाइव स्टॉक में आप क्या क्या लेते हैं? आप डेयरी लेते हैं। डेयरी का मतलब जो आप दुग्ध उत्पादन करते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद आप पोल्ट्री प्रोडक्शन करते हैं, आप मुर्गी पालन करते हैं। गोट्री जो आपका है, आप गोट्री भी करते हैं, बकरी पालन भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप ऑन फार्म करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 आपका आता है फिशरी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर। तो फार्मिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं उसके अंतर्गत आपका फिशरी भी आता है, फॉरेस्ट्री भी आता है, हॉर्टिकल्चर आता है। तो सपोर्टिव एंड इनकम जनरेटिव एक्टिविटीज़, तो फिशरी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर करके कहीं ना कहीं आप अच्छी इनकम जनरेट करने का भी काम कर सकते हैं और ये बहुत ही मददगार साबित होते हैं आपको इनकम जनरेटिव एक्टिविटीज़ के लिए। इसके बाद आपका नंबर 4 आता है फार्म रिसोर्सेज। तो जो आपका फार्मिंग सिस्टम है, फार्मिंग सिस्टम में आपके जो कंपोनेंट है उसमें आपके डिफरेंट फार्म रिसोर्सेज भी आते हैं। तो फार्म रिसोर्सेज में आपका क्या आता है? फार्म रिसोर्सेज में आपका है लैंड है। लैंड का मतलब ज़मीन है। बिना ज़मीन के तो आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी इंटरप्राइज हो आपका, आप बिना लैंड के करने में नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को। उसके बाद के बाद लेबर आता है। लेबर मतलब कहीं ना कहीं लेबर का भी अवेलेबिलिटी होना चाहिए, तभी आप ऑन फार्म जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड वो तभी कर सकते हैं। कैपिटल, कहीं ना कहीं पूंजी भी आपके पास होना चाहिए और उन सभी इंटरप्राइजेस को आप कैसे मैनेज करेंगे ये भी स्किल आपके पास कहीं ना कहीं होनी चाहिए, तभी आप ऑन फार्म डिफरेंट इंटरप्राइजेस को इंटीग्रेट करने का काम, इंटरैक्ट करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है फार्म फैमिली। तो दियर गोल्स, स्किल्स एंड नीड्स। तो किसान परिवार है उसका जो लक्ष्य है, स्किल है और उसकी जो ज़रूरतें हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपका फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका है नंबर 6 इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी।
इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो जो आपका इन्वायरमेंट है और टेक्नोलॉजी है, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन और सस्टेनेबिलिटी पर असर डालने का काम करता है आपका इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें टेक्नोलॉजी, मोस्ट ऑफ जो लोग हैं जो एंटरप्राइज कर रहे हैं या कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे सस्टेनेबिलिटी अफेक्ट होती है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स, तो जो फार्मिंग सिस्टम है, जो कृषि प्रणाली है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसका जो उद्देश्य है, सबसे पहला जो उद्देश्य है वो क्या है, टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो फार्म प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना आपका जो फार्मिंग सिस्टम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो खेत की जो प्रोडक्टिविटी है, फार्म प्रोडक्टिविटी का मतलब है आपका पर यूनिट आप प्रोडक्शन या आउटपुट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आप यूनिट एरिया में प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका है नंबर सेकेंड, टू इंश्योर ऑप्टिमम रिसोर्स यूज़ एंड रिसाइकलिंग। तो जो आपके रिसोर्सेज हैं, वो आपका कोई भी रिसोर्स हो, आपके नेचुरल हो या कोई भी रिसोर्स हो, रिसोर्स का सही इस्तेमाल करना, मतलब ऑप्टिमम रिसोर्स यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करना, और ऑन फार्म उन्हीं रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं रिसाइकिल करना। तो ये भी आपका फार्मिंग सिस्टम ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका आता है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम स्टेबिलिटी। तो फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत आपका रोजगार और इनकम में स्थिरता देना भी आपका फार्मिंग सिस्टम का काम है। मतलब एम्प्लॉयमेंट भी देना, रोजगार भी देना लोगों को, और इनकम, जो इनकम उनकी पर डे हो रही है तो वो पर डे इनकम कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मली ईयर अराउंड होती रहे। तो ये भी आपका फार्मिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हम बात करते हैं टू प्रमोट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो टू प्रोवाइड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब आपका क्या है, मतलब जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको बढ़ावा देना। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो आपका प्राकृतिक संसाधन है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनको संरक्षित करना। और उनको संरक्षित आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आप जैविक खेती कर सकते हैं, आप पानी की बचत कर सकते हैं, जो आपका मिट्टी का संरक्षण है, सॉइल कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ आप अपना सकते हैं। तो कृषि प्रणाली पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादकता को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करने का काम आप थ्रू फार्मिंग सिस्टम, थ्रू आप कहीं ना कहीं जो कृषि प्रणाली है उसके द्वारा करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नंबर 5, टू अचीव फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर फैमिली। तो परिवार के लिए जो आपका खाना है, मतलब फैमिली है, उसको ईयर अराउंड आपको जो आपका फूड है और जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड कराना, ये भी आपका फार्मिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है। मतलब ईयर अराउंड आपको भोजन भी देना है और उस भोजन में वो न्यूट्रिशन आपकी फैमिली को मिल सके, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। आपका ये भी चीज़ आपका फार्मिंग सिस्टम या कृषि प्रणाली के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स की। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स में आपका क्या आता है, कृषि प्रणालियाँ जो होती हैं उनकी आपकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो आप एक साइड में हम रखेंगे विशेषताएं, फीचर्स रखेंगे, और एक साइड में उनका डिस्क्रिप्शन रखेंगे, उनका विवरण रखेंगे। तो जो फार्मिंग सिस्टम है, जो सबसे पहला उसका करेक्टरिस्टिक है उसका क्या है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब कहीं ना कहीं एकीकरण करना, मतलब कहीं ना कहीं जो आपके डिफरेंट एंटरप्राइजेज हैं ऑन फार्म, उनको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करने का काम करना। इंटीग्रेट जैसे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि कंबाइंस क्रॉप्स, लाइव स्टॉक एंड एलाइड इंटरप्राइजेज। तो फसल, पशुधन और उससे जुड़े जो भी काम है उनको आपस में इंटीग्रेट करने का काम आपका कौन करता है, आपका फार्मिंग सिस्टम करता है। इसके बाद डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब विविधता भी रहती है। आप जो फार्मिंग सिस्टम करते हैं, जो आप कृषि प्रणाली अपनाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं विविधता भी होनी चाहिए, विविधता भी होती है। तो रिड्यूसेस, अगर विविधता होगी तो कहीं ना कहीं रिड्यूसेस रिस्क बाय स्प्रेडिंग इनकम सोर्सेज। तो इनकम सोर्सेज को फैला कर कहीं ना कहीं जो
आप का रिस्क है वो आपका कम होता है, आप रिस्क को रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसमें इसका मतलब ये है कि आप केवल क्रॉप प्रोडक्शन ना करके उसमें आप पोल्ट्री प्रोडक्शन भी करते हैं, गोटरी भी करते हैं, डेयरी प्रोडक्शन भी करते हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन भी करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग भी करते हैं, तो एक्वाकल्चर भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर एक एंटरप्राइज पे डिपेंड ना होकर डिफरेंट एंटरप्राइज पे आप जब डिपेंड हो जाते हैं तो जो आपका रिस्क है वो कहीं ना कहीं आपका रिड्यूस हो जाता है इनकम जनरेट करने के लिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी। तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, कंजर्व्स रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, तो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए हम उनको बचा के रखते हैं। तो सस्टेनेबली हम फार्मिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपका आता है रिसोर्स रिसाइकलिंग। तो रिसोर्स संसाधन पुनर्चक्रण की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेट्स अगर हम डिफरेंट एंटरप्राइजेस करते हैं तो वेस्ट फ्रॉम वन कंपोनेंट बिकम इनपुट फॉर अनदर। तो एक कंपोनेंट से जो निकला हुआ वेस्ट है वो दूसरे में एज इनपुट हम इस्तेमाल करने का काम फार्मिंग सिस्टम में कर सकते हैं। लोकेशन स्पेसिफिक का मतलब है स्थान विशेष। इसमें क्या है, अडॉप्टेड टू एग्रो क्लाइमेटिक एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो खेती बाड़ी के मौसम और सामाजिक आर्थिक हालात के हिसाब से कहीं ना कहीं जो आपका फार्मिंग सिस्टम है उसको हम लोग ढालने का काम करते हैं। इसके बाद आपका आता है एग्जाम्पल्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स। तो एग्जाम्पल्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो जो आपका कृषि प्रणाली है उसके कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो जो सबसे पहला आपका उदाहरण है वो आपका क्या है, क्रॉप प्लस लाइव स्टॉक सिस्टम्स। तो फसल के साथ साथ जो आपका पशुधन है, पशुधन प्रणाली जो आपकी है उसको अपनाने का काम हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका फार्मिंग सिस्टम का, कृषि प्रणाली का। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आपका कहाँ पर होता है, ये जो कृषि प्रणाली है फार्मिंग सिस्टम है इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पंजाब और हरियाणा में किया जाता है। क्रॉप के साथ साथ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन भी करना, ये ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पंजाब और हरियाणा में। इसके बाद नंबर सेकंड आपका आता है क्रॉप प्लस फिश सिस्टम। फिश सिस्टम का मतलब एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर जो आपका है, जो फिशरीज है, क्रॉप के साथ साथ फिशरीज लेने का काम, मछली प्रोडक्शन का काम, ये आपका कहाँ पर किया जाता है, ये वेस्ट बंगाल और आसाम। तो ये जो आपका फार्मिंग सिस्टम है क्रॉप प्लस फिश प्रोडक्शन, ये आपका वेस्ट बंगाल और आसाम में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद आपका आता है क्रॉप प्लस हॉर्टिकल्चर सिस्टम। तो फसल के साथ साथ जो बागवानी हम लोग करते हैं वो आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये जो दो स्टेट्स हैं इसमें क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम बागवानी करने का भी काम करते हैं। तो ये जो कृषि प्रणाली है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डोमिनेंट आपका उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में है। इसके बाद आपका आता है नंबर 4 इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का आपका क्या मतलब है, कंबाइनिंग मल्टीपल इंटरप्राइजेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब है सस्टेनेबिलिटी के लिए कई इंटरप्राइजेस को आपस में एक साथ मिलाना, ये आपका क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। सस्टेनेबिलिटी जैसा हमने कहा कि अपने रिसोर्सेज को ऐसा इस्तेमाल करना कि वो पूर्णतया ख़त्म ना हो के जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी आप वो रिसोर्सेज अवेलेबल करा सकें। इसके बाद हम बात करते हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स की। तो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका खेती आधारित जो भी आपका जीविका प्रणाली है तो उसकी अगर हम बात करें, उसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उसमें आपका क्या आता है, a farming based livelihood system refers to the way rural households secure their living and income through a combination of agriculture and allied activities like crop production, livestock rearing, fisheries, forestry and other farm related enterprises. तो इसका मतलब आपका क्या है, जो खेती आधारित जो आपका जीविका प्रणाली है उसमें आपका क्या होता है कि खेती पर आधारित जो भी आपका जीविका प्रणाली है या जो भी आपका रोजी रोटी का जो भी प्रणाली है उसका मतलब क्या है कि गांव के जो परिवार होते हैं, जो गांव की फैमिलीज होती हैं, परिवार होते हैं, खेती और उससे जुड़ी जो गतिविधियां होती हैं उससे जुड़ी आपकी गतिविधियां क्या होती हैं, जैसे आपका क्रॉप प्रोडक्शन है, फसल उत्पादन है, मछली पशुपालन है, मछली पालन है,
आपका फॉरेस्ट्स हैं मतलब जंगल हैं, और खेती से जुड़े दूसरे कामों को मिलाकर अपनी ज़िंदगी जो भी लाइफ है, जो भी रूरल पीपल की जो भी लाइफ है, ज़िंदगी और इनकम को सुरक्षित करने का काम आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स के अंतर्गत किया जा सकता है, किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की। अगर हम बात करें फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स की, तो उसमें आपका क्या आता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे अगर हम लोग जाते हैं तो इन रूरल एरियाज़, तो जो भी आपके रूरल एरियाज़ हैं, in rural areas, people depend primarily on farming and related sectors for their livelihood, meaning their means of living such as food, shelter, clothing and income. तो जो भी आपके फार्मर होते हैं, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इज दस द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ हाउस होल्ड अंडरटेक्स within its farming environment to secure economic security, employment and well-being. तो जो भी आपके गांव होते हैं, जो भी आपके रूरल एरियाज़ होते हैं, जो भी आपके गांव होते हैं, उसमें जो लोग रहते हैं, लोग अपनी रोजी रोटी के लिए ज़्यादातर जो हमारे रूरल जो पीपल हैं, वो अगर हम कहें कि हमारा जो कंट्री है वो मोस्ट ऑफ हमारे रूरल एरियाज़ में रहता है, हमारे गांव में रहता है, और मोस्ट ऑफ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो लगभग 50% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, 45 to 50% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं। तो ज़्यादातर खेती और उससे जुड़े सेक्टर पर डिपेंड हैं या निर्भर रहते हैं। मतलब ये है कि जो उनका जीना है, मतलब जैसे मतलब उनके जीने के साधन जैसे खाना, जो भी फूड है, खाना, या जो खाने के साथ साथ जो रहने की जगह है, रहने की जगह के साथ साथ कपड़े, और कहीं ना कहीं जो इनकम है, जो इनकम है, इस तरह खेती पर आधारित रोजी रोटी का जो प्रणाली है, उन जो कार्य होते हैं, उन कार्यों का मिला जुला एक रूप होता है जो एक परिवार, जो एक फार्म फैमिली होती है, परिवार अपने खेती के माहौल में करता है, तो ताकि आर्थिक सुरक्षा, रोज़गार और जो कहीं ना कहीं वेल बीइंग है वो आपका इंश्योर हो सके, पक्की हो सके। तो अगर हम बात करें तो जो भी रूरल पीपल हैं वो आपका खेती के साथ साथ वो लाइवलीहुड सिस्टम के अंतर्गत इसीलिए आते हैं कि खाने के साथ साथ उनको रहना, कपड़ा और जो उनकी इनकम है वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबली जनरेट हो सके, और जो उनका रहन सहन का स्तर है वो इससे कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो सके, और ये डिफरेंट इंटरप्राइजेस को इंटीग्रेट करके ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं की जा सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स। तो जो आपका खेती आधारित जो आपका प्रणाली है, कहीं ना कहीं जो आपका आधारित जीविका प्रणाली है, उसके जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो आपके कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला आपका कंपोनेंट है वो आपका क्या है, वो आपका है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में आपका क्या आता है, जैसे आपका क्रॉप प्रोडक्शन। तो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का जो कंपोनेंट है, सबसे पहला कंपोनेंट आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में आपका क्या आता है, क्रॉप प्रोडक्शन। तो खेती से जुड़ी जो आपकी गतिविधियां हैं वो आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का एक कंपोनेंट है। उसमें उस कंपोनेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपका फसल उत्पादन आता है, आपका हॉर्टिकल्चर आता है मतलब बागवानी आता है, और आपका एग्रो फॉरेस्ट्री आता है। तो ये आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम एलाइड सेक्टर्स की बात करें, ये भी आपका कंपोनेंट है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का। तो एलाइड सेक्टर्स में आपका लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक का मतलब आपका क्या है, पशुधन। पशुधन मतलब कहीं ना कहीं हम लाइव स्टॉक्स को भी रखने का काम करते हैं। इसमें फिशरीज़ एक्वाकल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, मछली पालन भी करते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्शन करते हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं, और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन भी करते हैं। तो रेशम उत्पादन करने का भी काम हम इसके अंतर्गत करते हैं। ये फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का एक कंपोनेंट है। इसके अंतर्गत सेरीकल्चर भी आता है। एपीकल्चर का मतलब आपका मधुमक्खी पालन भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स के अंतर्गत कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है ऑफ फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो ऑफ फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ ये भी आपका कंपोनेंट है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स का। तो इसमें आप क्या करते हैं, वेज लेबर्स। तो वेज लेबर का मतलब जो कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं,
स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग, तो छोटे पैमाने पर जो हम लोग प्रोसेसिंग का करने का काम करते हैं, तो प्रोसेसिंग, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग और मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का मतलब है कि आप कोई भी प्रोड्यूस जब जनरेट करते हैं या प्रोसेस करते हैं, उसको आप कैसे मार्केटिंग करने का काम करते हैं, तो ये भी आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स के अंतर्गत आते हैं। हाउस होल्ड रिसोर्सेज का मतलब क्या है? घर में आपके संसाधन कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका लैंड है, लैंड के साथ साथ आपका जो लेबर है, ज़मीन के साथ साथ लेबर, कैपिटल और जो आपका नॉलेज है। तो ये कहीं न कहीं जो आपका फैमिली होता है, जो आपका हाउस होल्ड होता है, उसके पास ये सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल होती हैं। इसके बाद आपका है एक्सटर्नल फैक्टर की अगर हम बात करें तो मार्केट, क्लाइमेट, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन, बाज़ार, मौसम, पॉलिसी और संस्थाएँ, ये भी आपका कहीं न कहीं कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद फीचर्स ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की अगर हम बात करें तो खेती आधारित जो आजीविका प्रणाली है, उसकी आपकी विशेषताएं क्या हैं? तो उसमें की विशेषताएं क्या हैं? हमने इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला जो कॉलम है उसका फीचर्स है और फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम जो आपका है, उसकी जो विशेषता है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम कहें, हमने जैसा कहा कि 50% लोग कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर है, कृषि पर निर्भर होते हैं हमारे जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं कृषि पर निर्भर होते हैं। कृषि पर निर्भर कैसे होते हैं? मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड फूड। तो जो आपका कृषि है, जो आपका एग्रीकल्चर है, वो आपका क्या है? मेन सोर्स है इनकम का। इनकम जनरेट करने का सबसे मेन सोर्स आपका क्या है? आपका कृषि है, आपका एग्रीकल्चर है। और कहीं ना कहीं खाने का जो हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के लिए भी कहीं ना कहीं हम फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर या कृषि पर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें तो आपका है डाइवर्सिटी ऑफ एक्टिविटीज़। तो गतिविधियों की जो विविधता है, अब गतिविधि जो आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है, आपका विविधता भी होती है। विविधता कैसे होती है? आपका क्रॉप भी आप उसमें लेते हैं लाइवलीहुड सिस्टम में, आप लाइव स्टॉक भी लेते हैं, पशुधन भी आप लेते हैं, फिशरी, एक्वाकल्चर, मछली पालन भी आप करते हैं, हॉर्टिकल्चर भी करते हैं, बागवानी करने का भी काम करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन भी आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में आता है और इसका एक विशेषता है, इसका एक सबसे अच्छा फीचर है आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का। सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड, कहीं ना कहीं स्थिरता उन्मुख भी होता है। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी, ये सस्टेनेबल भी है आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। इसमें क्या होता है? आपका यूजेज इंटीग्रेटेड एंड इको फ्रेंडली मेथड्स। तो इको फ्रेंडली मेथड्स का भी आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इको फ्रेंडली तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सुरक्षित रहता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन करने का भी आप काम करते हैं इसमें। तो रोजगार सृजन में प्रोवाइड्स वर्क थ्रू आउट द ईयर, तो पूरे साल आप काम देने का भी काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करते हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की। ये भी एक विशेषता है। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन भी आप करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस वल्नरेबिलिटी टू क्रॉप फेल्योर। तो जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, अगर फसल खराब हो जाती है तो फसल खराब होने के बाद हम कहीं ना कहीं जो आपका दूसरा इंटरप्राइज है, उससे हम कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ले सकते हैं या इनकम जनरेट करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स। तो अगर हम बात करें खेती पर आधारित जो आपका है जीविका प्रणाली है, खेती पर आधारित, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है? तो सबसे बड़ा जो महत्व है वो आपका सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, प्रोवाइड वर्क फॉर रूरल पॉपुलेशन, ओवर 50% ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स। तो ये रोज़गार देने का काम करता है जो आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है। ये सबसे बड़ा जो थिंग है वो आपका क्या है? रोज़गार देने का काम करता है। तो ग्रामीण आबादी, जैसा कि हम कहते हैं, भारत में 50% से जो ज़्यादा वर्कफोर्स है वो आपका ग्रामीण इलाकों में रहता है। तो उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हम कहीं ना कहीं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हम कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट देने का काम करते हैं। इसके बाद इनकम जनरेशन, तो मल्टीपल इंटरप्राइजेज इंश्योर स्टेडी इनकम फ्लो।
तो इनकम जनरेट भी हम इसके द्वारा करते हैं। तो कई इंटरप्राइजेज जब एक साथ हम लेने का काम करते हैं तो जो इनकम जनरेशन का है तो वो एक यूनिफॉर्म वे में ईयर अराउंड आपका इनकम जनरेट होती रहती है। तो जो आपका रेवेन्यू है वो आपका ईयर अराउंड बना रहता है। इससे जो आपका लाइवलीहुड है, जो आपकी आजीविका है, बहुत अच्छे से चलती रहती है। इसके बाद नंबर थर्ड आता है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। तो फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी बनाए रखने के लिए हमारा जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग तरह की जो खाने की चीज़ें हैं वो पैदा करता है। हम तो केवल क्रॉप प्रोडक्शन पे ना डिपेंड रह के हम दूध का प्रोडक्शन भी करते हैं, पोल्ट्री का प्रोडक्शन भी करते हैं और डिफरेंट चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहती है। इसके बाद पॉवर्टी रिडक्शन हेल्प्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। तो गरीबी कम करने में भी आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। छोटे और जो मार्जिनल किसान हैं, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, जो रहने का तरीका है, उसको इम्प्रूव करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही ज़्यादा मदद करने का काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनकरेजेज रिसोर्स रिसाइकलिंग एंड कंजर्वेशन। तो सस्टेनेबली कहीं ना कहीं सतत हम जो आपका विकास है उसको करने में आपका फार्मिंग सिस्टम जो आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। रिसोर्स रिसाइकलिंग, जो आपका ऑन फार्म जो प्रोडक्शन होता है, एक का आउटपुट है वो अनदर में एज अ इनपुट आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है ऑफ फार्म चीज़ें आप अपने फार्म पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हम जो रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज को कंजर्व करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अगर हम बात करें भारतीय संदर्भ में, अगर इसके उदाहरणों की बात करें तो जो सबसे पहला इसका भारतीय कॉन्टेक्स्ट में इसका उदाहरण है वो आपका क्या है, इसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है यहाँ। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स मतलब कृषि जलवायु क्षेत्र, और डोमिनेंट फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स मतलब प्रमुख कृषि आधारित जो आपकी आजीविका प्रणाली हैं। आपके इंडियन कॉन्स्ट्रक्ट में उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, जैसे पंजाब और हरियाणा में आपका कौन सा आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। तो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। क्रॉप में आपका राइस और वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा पंजाब और हरियाणा के लोग करते हैं। एक मतलब एरिया बेसिस पे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया हमारा वीट और राइस प्रोडक्शन करता है पंजाब और हरियाणा। तो फसल के साथ साथ हम लोग पशुधन भी करते हैं। पशुधन मतलब आप डेयरी प्रोडक्शन भी करते हैं, जैसे राइस वीट के साथ साथ हम लोग डेयरी का प्रोडक्शन भी करते हैं। ये आपका कहाँ पे करते हैं, हम लोग पंजाब और हरियाणा में करते हैं। इसके बाद क्रॉप के साथ साथ फिश और डक, इनको तीनों को हम इंटीग्रेट करते हैं, मतलब फसल के साथ साथ मछली और बतख को भी हम इंटीग्रेट करके प्रोडक्शन लेने का काम करते हैं। और ये चीज़ें आप कहाँ करते हैं, वेस्ट बंगाल और आसाम में। तो वेस्ट बंगाल और आसाम जो स्टेट्स हैं उसमें मछली पालन, फसल का प्रोडक्शन भी करते हैं, और जो बतख है, जो आपका डकरी है, उसका प्रोडक्शन भी करते हैं। इन तीनों चीज़ों को इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। राजस्थान में हम लोग क्या करते हैं, राजस्थान में आप करते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ गोट का भी प्रोडक्शन करते हैं, गोट और शीप का प्रोडक्शन करते हैं। और ड्राई लैंड फार्मिंग भी हम राजस्थान में करने का काम करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि अगर ऑन डेटा बेसिस पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो गोट का पॉपुलेशन है वो आपका राजस्थान में ही है। इसके बाद हम आ जाते हैं केरला में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, लाइव स्टॉक भी करते हैं, फिशरी भी करते हैं। तो मल्टी इंटरप्राइजेस करते हैं, इसको हम लोग IFS भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं। हॉर्टिकल्चर के साथ साथ लाइव स्टॉक मतलब बागवानी के साथ साथ आप पशुधन भी करते हैं और एपीकल्चर भी करते हैं, मधुमक्खी पालन भी आप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो टेबल है, रिलेशनशिप बिटवीन फार्मिंग सिस्टम्स एंड लाइवलीहुड सिस्टम्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन फार्मिंग सिस्टम एंड लाइवलीहुड सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो इसको हमने डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज किया है। कुछ इसके एस्पेक्ट्स हैं, फार्मिंग सिस्टम है और फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है। तो एस्पेक्ट में हम देखते हैं फोकस। तो फोकस जो फार्मिंग सिस्टम है वो मेनली फोकस किस पे करता है, वो फोकस करता है फार्म प्रोडक्शन पे, एंड जो ऑन फार्म जो रिसोर्सेज हैं
उनका यूटिलाइजेशन पे। तो रिसोर्स जो यूज़ हैं ऑन फार्म उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो और उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें, इस पे फोकस करने का काम करता है। और इसके बाद आपका आता है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। ये क्या करता है, ये इनकम जनरेट करने का काम करता है, एम्प्लॉयमेंट करता है और वेलबींग, कहीं ना कहीं जो आपका जीने का स्तर है, जो रहन सहन है, उसको इम्प्रूव करने का काम हम फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के थ्रू करने का काम करते हैं। स्कोप की अगर हम बात करें तो फार्मिंग सिस्टम का स्कोप क्या है, आपका फार्म लेवल जो आपकी इंटरप्राइजेज हैं, जो आपके इनपुट्स हैं, जो आपका मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें आपका फार्मिंग सिस्टम स्कोप के अंतर्गत आती हैं। तो ऑन फार्म जो भी आपकी इंटरप्राइजेज हैं उनको इंटीग्रेट करना, जो उनका इनपुट है दूसरे में एज अ आउटपुट यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट करना आपका फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसके बाद फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की अगर बात करें, हाउस होल्ड लेवल लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज, तो कहीं ना कहीं आजीविका के लिए हम जो कोई हम स्ट्रैटेजी बनाने का काम करते हैं वो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव की। तो फार्मिंग सिस्टम में आपका क्या है, प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है पर यूनिट प्रोडक्शन को आपको इंक्रीज करना है, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी के थ्रू करना है, टिकाऊ खेती करेंगे। टिकाऊ खेती के थ्रू आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करना है और आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है। तो ये फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव आ गया। इसके बाद फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की अगर हम बात करें तो लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो पॉवर्टी रिडक्शन जो है मेन ऑब्जेक्टिव है आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का। इसके बाद इंटीग्रेशन, फार्मिंग सिस्टम में हम इंटीग्रेट करते हैं क्रॉप्स को, लाइव स्टॉक को, फॉरेस्ट्री को और फिशरीज को इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं प्लस और फार्म एक्टिविटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। आउटकम एफिशिएंट सस्टेनेबल फार्मिंग आपका फार्मिंग सिस्टम का मतलब है, और इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो फार्मिंग बेस्ड जो लाइवलीहुड सिस्टम है, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का जो मेन आपका आउटकम है वो आपका क्या है, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो भी फार्म फैमिलीज़ हैं उनका जो रहन सहन का जो स्तर है, जो लेवल है, उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना, वो आपका आउटकम है आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का। इसके बाद हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं, निष्कर्ष पे आ जाते हैं। तो निष्कर्ष में हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपका फार्मिंग सिस्टम और फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो सबसे पहला आपका है कंक्लूजन में, द फार्मिंग सिस्टम इज़ द फाउंडेशन, इट डिफाइंस हाउ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड। मतलब जो आपका फार्मिंग सिस्टम है, जो आपका कृषि प्रणाली है, तो कृषि प्रणाली कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन है, आपका नींव है। यह क्या बताता है, यह बताता है कि जो आपके खेती के संसाधन हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हैं, को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। तो कैसे उनको ऑर्गेनाइज किया जाए और कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए, जैसे जिससे कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम फुलफ़िल करें, और जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो डिफरेंट रिसोर्सेज है उनको बचा के रखें। तो ये आपका फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम नंबर सेकंड पे बात करते हैं, द फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम is the result. It reflects how those farming activities support the livelihood, income and well-being of rural families. तो जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम आपका है, वो आपका जो कृषि आधारित जो आपका कृषि जीविका प्रणाली है, उसमें आपका क्या होता है, ये इसका नतीजा क्या है, यह दिखाने का काम करता है कि जो खेती की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम खेती में जो काम करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि गांव के जो परिवार हैं, जो ग्रामीण फैमिलीज़ हैं, जो रूरल फैमिलीज़ हैं, उन परिवारों की रोजी रोटी और इनकम और भलाई के लिए कैसे मदद की जा सकती है। तो ये आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के अंतर्गत आता है कि हम क्या चीज़ें करें जिससे जो रूरल फैमिलीज़ हैं उनका जो जीवन यापन है, जो उनका वेलबींग है, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके। इसके बाद आपका आता है नंबर थर्ड, टुगेदर दे इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं आपका फार्मिंग सिस्टम, जो आपका फार्मिंग सिस्टम है, जो आपका कृषि प्रणाली है,
और जो आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है, कृषि आधारित जो आपकी जीविका प्रणाली है, ये कहीं ना कहीं दोनों साथ मिलकर क्या करने का काम करते हैं, वे आर्थिक स्थिरता मतलब जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि ईयर अराउंड जो भी रूरल फैमिलीज़ हैं, जो भी फैमिलीज़ हैं, उनको ईयर अराउंड कहीं ना कहीं भोजन मिलता रहे और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहे। तो फूड सिक्योरिटी के साथ सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो एक टिकाऊपन है, कोई भी जो डेवलपमेंट होता है एक टिकाऊपन होना चाहिए, जिससे हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन है, जैसे हम हम लेने के साथ साथ आने वाली जनरेशन्स के लिए भी उन रिसोर्सेज को बचा के रखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।